हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम कैपेसिटर्स के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इन पर डिस्कशन करेंगे। आई थिंक इस वीडियो में आई विल बी एबल टू कवर ओनली चार्जिंग, मे बी द नेक्स्ट वन विल बी रिलेटेड विद डिस्चार्जिंग एंड सम जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो किसी कैपेसिटर के चार्जिंग के वक्त कैसा बिहेवियर होता है सर्किट का, कैपेसिटर का, ये हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। So without any further ado, हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग के वक्त कैपेसिटर का और उसके सर्किट का कैसा बिहेवियर रहता है। तो let's get started with this. Let's define the parameters of the problem. पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो एक ये कैपेसिटर है, we are given a कैपेसिटर। इस सर्किट में R रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर ऊपर है। ये रहा कैपेसिटर हमारा। दिस इज द कैपेसिटर। इधर एक स्विच है S जो अभी ओपन है। कैपेसिटर जो है इसको हम अपनी डिस्कशन के पर्पस के लिए मानकर चलेंगे कि ये कैपेसिटर अभी अनचार्ज है। दिस कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड। शुरुआत में कैपेसिटर जो है चार्ज्ड नहीं है। ये जो बैटरी है इसका EMF V0 है और स्विच अभी ओपन है। तो स्विच ओपन है, कैपेसिटर पर अभी कोई चार्ज गिवन नहीं है। देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इनिशियली। शुरुआत में इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब जो है ये स्विच को हम क्लोज करेंगे और जिस इंस्टेंट पे इसको क्लोज किया है उस इंस्टेंट पे हम अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया हम अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेंगे। सो स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया गया जैसे ही स्विच ऑन हुआ। तो स्विच ऑन किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई। टाइम अभी स्टॉप वॉच में शुरुआत में तो 0 है और वो धीरे धीरे अब बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा, साथ साथ कैपेसिटर पर चार्ज भी बढ़ेगा। देखिए जैसे ही कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे अभी एक बात क्लियर हो जाए कि अब तक हम जो कैपेसिटर्स की स्टडी करते आए हैं तो उसमें हम ये मानते आए हैं कि बैटरी के साथ जब कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और वो चार्ज हो जाता है। तो क्या ये चार्जिंग एकदम ऑन करते ही एकदम चार्जिंग हो गई ऐसा हो जाता है, या इसमें कुछ समय भी लगता है? तो टिपिकली इसमें समय लगता है। ये चार्जिंग एकदम से नहीं हो जाती है, ये ग्रेजुअल होती है। तो दिस चार्जिंग प्रोसेस विल हैपन ग्रेजुअली। धीरे धीरे ये चार्ज इंक्रीज होता है, एकदम से चार्ज नहीं आ जाता है। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ ये चार्ज अब बढ़ेगा धीरे धीरे। यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन दैट चार्ज एकदम से आ जाएगा। तो ग्रेजुअल प्रोसेस होने वाला है। ग्रेजुअली इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा। इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। पर अभी हम ऐसा करते हैं कि स्विच ऑन करने के इमीडिएटली बाद, जब लगभग 0 टाइम पास हुआ है, वॉच अभी भी 0 ही दिखा रही है पर स्विच ऑन हमने कर दिया है, उस इंस्टेंट की हम बात करते हैं। तो दिस इंस्टेंट मैथमेटिकली इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो एज टाइम इक्वल टू 0+। तो 0+ टाइम वाले इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जब स्विच ऑन किया ही है। स्टॉप वॉच अभी भी 0 दिखा रही है और इसमें अब चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो चुका है। तो क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो चुका है, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ चार्ज का ट्रांसफर अब होना शुरू हो गया है। तो dt टाइम के अंदर dq चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ, और इसका मतलब एक करंट डेवलप हो गया है सर्किट के अंदर। करंट I का फ्लो अब सर्किट में शुरू हो चुका है। करंट I अभी फ्लो होना शुरू हो गया, लेकिन इस समय पर अभी चार्ज 0 ही है, क्योंकि 0+। अभी स्विच को ऑन किया है, एकदम से चार्ज नहीं आ जाने वाला। चार्ज विल टेक अ बिट ऑफ टाइम।
तो अभी इस समय इसके ऊपर चार्ज 0 ही है। तो इस इंस्टेंट पे अगर हम इस सर्किट के लिए लूप इक्वेशन लिखें, लेट्स नेम दीज पॉइंट्स, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये फिर वापस ए। तो ए से चलिए, इधर ए से बी आए तो प्लस वी नॉट मिला, फिर यहाँ आया माइनस आई आर, और क्योंकि अभी कैपेसिटर पर चार्ज नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस 0 पोटेंशियल डिफरेंस है, और फिर आप वापस ए पर आ गए हो। तो आपने ए से चलना शुरू किया, बी पे आए, बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी में प्लस वी नॉट, आर के अक्रॉस माइनस आई आर, कैपेसिटर के अक्रॉस 0, और फिर टोटल तो आ गया, इन सबका सम जो आएगा ये तो 0 आएगा। लूप रूल है, कर्शॉफ्स लूप रूल जिसे कहते हैं। तो वी नॉट जो है ये हो गया आई आर, वी नॉट आई आर हो गया, और आई आ गया वी नॉट बाय आर। आई कितना आ गया? वी नॉट बाय आर। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, करंट जो है वी नॉट बाय आर आया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे कैपेसिटर है ही नहीं, वहां पर एक वायर लगी हुई है, कैपेसिटर की जगह एक वायर अगर होती तो रेजिस्टर में यही करंट होता। वायर अगर होती तो हम उस वायर को क्या कहते हैं? एक शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सी और डी के बीच में एक शॉर्ट सर्किट है। तो कैपेसिटर का बिल्कुल शुरुआत वाले मोमेंट पर, राइट इन द बिगिनिंग, एकदम शुरुआत वाले इंस्टेंट पर अगर देखें तो कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है जी? कैपेसिटर का बिहेवियर एकदम शुरुआत वाले समय पर एक शॉर्ट सर्किट वाला बिहेवियर होता है। इनिशियली ए कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। शुरुआत में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के लिए की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये बिहेवियर सिर्फ t = 0+ पर है। इट डज नॉट एक्सटेंड टू टाइम आफ्टर दैट। तो 0+ वाले टाइम के बाद ऐसा नहीं होता है, ये केवल 0+ टाइम वाले इंस्टेंट के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए 0+ वाले इंस्टेंट का हमने डिफाइन कर लिया, आई आया वी नॉट बाय आर। तो t = 0+ पे आपको सर्किट में अगर करंट्स पता करने हो, कोई सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है या कैपेसिटर्स हैं, तो और वो इनिशियली अनचार्ज्ड होने चाहिए, तो ऐसे में आप कैपेसिटर्स की जगह शॉर्ट सर्किट्स लगा दीजिए, वायर्स लगा दीजिए, और सर्किट के सभी ब्रांचेस के करंट्स कैलकुलेट कर लीजिए। t = 0+ वाले इंस्टेंट के करंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये t = 0+ पे सर्किट का बिहेवियर हमने देखा, कैपेसिटर का बिहेवियर हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम t हो जाने के बाद क्या होगा? करंट I होगा और इसके ऊपर चार्ज Q आ चुका होगा, इसके ऊपर अब चार्ज Q आ चुका होगा, करंट I होगा, इधर प्लस चार्ज और इधर माइनस। तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं लूप की इक्वेशन फिर से लिखूं, तो लेट अस राइट द लूप इक्वेशन वंस अगेन। क्या लूप इक्वेशन आ रही है? प्लस वी नॉट, फिर इधर माइनस आई आर, फिर इधर माइनस Q/C, और सब मिलाकर टोटल 0। ये इक्वेशन है एट टाइम = t। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीऑर्गेनाइज करके लिख लेते हैं, v नॉट माइनस आई आर या v नॉट माइनस Q/C इज इक्वल टू आई आर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं 2। इसको हम रिविजिट करेंगे थोड़े से ही टाइम के बाद, इस पर वापस आने वाले। तो ये टाइम = t वाली इक्वेशन हुई जब चार्जिंग चल रही है। ये चार्ज जो है टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है, ये उस टाइम के लिए इक्वेशन है। अब हम और आगे आते हैं और इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे एट टाइम = या टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब बहुत लंबे समय के बाद। बहुत लंबे समय के बाद क्या होगा? ये चार्जिंग जो है
कंप्लीट हो चुकी होगी। और चार्जिंग कंप्लीट हो जाने का क्या मतलब है? व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से चार्जिंग कंप्लीट हो गई है? चार्जिंग कंप्लीट होने का मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में चार्ज का ट्रांसफर पूरी तरह से रुक गया है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर हैज नाउ कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो चार्ज ट्रांसफर जब रुक जाएगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट, तो जो कैपेसिटर वाली ब्रांच रहेगी सर्किट में, जिस ब्रांच के अंदर कैपेसिटर है उस ब्रांच का करंट जीरो हो चुका होगा। सो विच एवर ब्रांच हैज द कैपेसिटर इन इट, उसका करंट जीरो हो चुका होगा और चार्ज जो है अपनी फाइनल वैल्यू पे आ चुका होगा। मतलब इसके बाद अब चार्ज में चेंज नहीं आएगा। जब चार्ज में चेंज नहीं आ रहा है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट हो जाने के लिए हम एक और अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि ये चीज स्टेडी हो गई। स्टेडी हो जाने का मतलब कांस्टेंट हो जाना। तो चार्ज रीचेज ए कांस्टेंट वैल्यू या स्टेडी स्टेट वैल्यू, ऐसा हम बोलते हैं। सो चार्ज की वैल्यू स्टेडी आ जाएगी, स्टेडी हो जाएगी और हम कहेंगे कि ये जो कैपेसिटर है ये स्टेडी स्टेट में आ चुका है। स्टेडी स्टेट में जैसा कि मैंने बताया आपको, करंट जीरो हो जाएगा कैपेसिटर वाली ब्रांच में और कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में फिर से हम सर्किट दोबारा से ड्रॉ करते हैं, देखिए, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो एट टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये कैपेसिटर वाली ब्रांच में अगर करंट बंद है तो यहाँ तो एक ही लूप है, तो इस पूरे लूप में ही करंट बंद हो गया। करंट बंद होने के बाद सर्किट कैसा दिखाई दे रहा है? देखो, ये है कैपेसिटर, सी कैपेसिटेंस वाला, इधर रेजिस्टर है और ये हमारी बैटरी है। अब इस R के थ्रू करंट जीरो हो गया है, R के थ्रू अब करंट हो गया है जीरो और चार्ज जो है वो Q0 हो गया है। ये फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू है, ये प्लस ये माइनस, एंड द करंट इज नाउ जीरो। अब करंट जीरो हो गया है, ये t टेंड्स टू इंफिनिटी वाले स्टेज पर हो जाता है। ओके, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी वाली स्टेज पर हमने ये सर्किट देखा, इसका कैसा बिहेवियर है, कैसा बर्ताव है, जान लिया। अब इस इंस्टेंट पे हम फिर से लूप इक्वेशन लिखते हैं। अभी तो मैं लूप इक्वेशन, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है काम करने का, उससे आपको ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। बाद में जुगाड़ी तरीका बताएंगे जिससे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर पाओ। तो करंट जीरो है, फिर से वही A B C D A, ये लूप इक्वेशन लिखते हैं। A से B आए, A से B आओगे तो प्लस V0, करंट नहीं है तो IR जीरो है और फिर माइनस Q0 बाय C आ गया। और Q0 बाय C ये माइनस है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पर आए हो, D पर आ गए, D से A के बीच में कुछ नहीं है, तो V0 माइनस Q0 बाय C ये जीरो आ गया। तो ये Q0 अब कितना आया? Q0 आ गया CV0। ये इनफाइनाइट टाइम पे, आफ्टर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, इतना चार्ज कैपेसिटर पर आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज द स्टेडी स्टेट चार्ज। इसको फाइनल चार्ज बोल सकते हैं या स्टेडी स्टेट चार्ज भी कहा जा सकता है। तो ये है स्टेडी स्टेट चार्ज। ऑलराइट, तो चार्ज जीरो है शुरुआत में, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पे चार्ज जीरो था और करंट V0 बाय R था। ये लार्ज करंट था, चार्जिंग शुरू हुई थी इसलिए करंट उस समय पर लार्ज करंट था। ये शॉर्ट सर्किट की तरह कैपेसिटर बिहेव कर रहा था। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, चार्ज बढ़ता गया और आखिरकार चार्ज इस स्टेडी स्टेट वैल्यू पर आ गया। ये स्टेडी स्टेट चार्ज हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने एक अजम्पशन ली कि कैपेसिटर के थ्रू करंट अब
जीरो हो जाएगा। कैपेसिटर वाली जो ब्रांच सर्किट की रहेगी उसका करंट जीरो हो जाएगा। केवल इस ब्रांच का करंट जीरो होगा, बाकी ब्रांचेस में करंट्स जीरो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही लूप है तो करंट जीरो हो गया है पूरे लूप के अंदर। उस जीरो करंट की अजम्पशन से हमने फिर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वो V नॉट आ रहा है, तो चार्ज उसके ऊपर आया CV नॉट। मोर ऑन दिस लेटर। ये स्टेडी स्टेट चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस पर और जानकारी बाद में। तो Q नॉट जो है ये स्टेडी स्टेट चार्ज हमने कैलकुलेट किया। जीरो टाइम पे चार्ज जीरो था और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम CV नॉट हो गया। इसका मतलब जीरो टाइम से इस टाइम के बीच में चार्ज का ग्रोथ हुआ है। चार्ज हैज ग्रोन। तो वो जो ग्रोथ हुआ है चार्ज का कैपेसिटर के ऊपर, वो किस हिसाब से हुआ है, कितने टाइम के बाद कितना चार्ज है, ये चार्ज जो है टाइम का फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है ये हमें पता लगाना है। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव इस प्रॉब्लम में ये है कि हम पता लगाएं कि चार्ज जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो कितना है। तो दैट इज अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ पर इन चीजों को इरेज करके और आपको वो सॉल्यूशन दिखाता हूं कैसे आता है। देखिए फिर से, erasing this here, you can take a quick screenshot if you like. तो ये हम समझ गए हैं कि जीरो टाइम पे चार्ज जीरो था और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम चार्ज Q नॉट है जो कि CV नॉट के इक्वल था। जीरो टाइम से इंफिनिटी टाइम के बीच वाला जो इंटरवीनिंग पीरियड है उसमें क्या हुआ है ये आप देख रहे हैं। तो इंटरवीनिंग किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे चार्ज Q है, करंट I है और ये V नॉट तो है ही। इस लूप के लिए फिर से लूप इक्वेशन लिखें। वो लूप इक्वेशन मैंने यहाँ अभी थोड़ी देर पहले लिखी भी हुई थी। वी आर रिविजिटिंग दैट। क्या आया? V नॉट माइनस IR माइनस Q बाय C इज जीरो। तो इसको रिऑर्गेनाइज करते हैं। CV नॉट माइनस Q बाय C इज इक्वल टू IR। करेक्ट? मैंने इसी इक्वेशन को रिऑर्गेनाइज करके लिख लिया है। R को भी मैं इधर ले आऊंगा तो CV नॉट को मैं Q नॉट कह के रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। याद है ये CV नॉट जो है फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ चार्ज आई थी। Q नॉट माइनस Q बाय RC ये आ गया I, और I जो है ये क्या है? लेट्स कॉल दिस इक्वेशन, ये 1 है, ये 2 थी। अब I के बारे में जरा सा ब्रीफ डिस्कशन हो जाए। मान लीजिए dt टाइम में dq चार्ज यहां से शिफ्ट होके इस प्लेट पे आया, तो इस वायर के थ्रू dt टाइम में dq चार्ज का फ्लो हुआ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या आ गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ गया dq बाय dt। तो I जो है वो है dq बाय dt, और क्योंकि ये q इंक्रीज हो रहा है, ये dq बाय dt एक पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है, तो इसको एज ए पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। I है प्लस dq बाय dt, इसको वहां सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिलेगा Q नॉट माइनस Q बाय RC इज इक्वल टू dq बाय dt। अब dt इधर ले आओ, Q नॉट माइनस Q इधर ले आओ, तो क्या रहा? dt बाय RC, dt बाय RC is equal to dq by Q naught minus Q। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी। मैंने अब वेरिएबल सेपरेट कर लिए, t वाले वेरिएबल की क्वांटिटीज एक तरफ, q वाले दूसरे तरफ। अब सिंपल इंटीग्रेशन होगी, तो दोनों ही तरफ नाग देवता का आह्वान करें, इंटीग्रेट करें, और Q के लिए क्या लिमिट्स हैं? 0 टू Q। जीरो टाइम पे चार्ज 0 था और T टाइम पे चार्ज Q है, तो यहां हमारी लिमिट्स आई हैं 0 एंड T। तो टाइम की लिमिट 0 टू T, चार्ज की लिमिट्स 0 टू Q। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर देखो ये RC तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया,
तो डी टी बाई आर सी को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो टी बाई आर सी आ गया। राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, डी क्यू बाय क्यू नॉट माइनस क्यू, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, सो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू। अगर इंटीग्रेशन में आप अटक रहे हो तो आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, गो थ्रू दोज वीडियोस अगेन। कैलकुलस पे मेरा एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप रिव्यू कर सकते हो कैलकुलस का अपना नॉलेज। तो ये जीरो टाइम पे चार्ज जीरो है और टी टाइम पे क्यू है। माइनस साइन को हम इधर ले आते हैं, तो माइनस टी बाय आर सी, ये क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट। तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाय बी, तो माइनस टी बाय आर सी, ये क्या आया, ये आया नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू बाय क्यू नॉट, और यहाँ पर बेस जो है वो ई है। अब लॉग का तो मतलब ही ये होता है कि ई रेज टू ये वाली पावर इस ब्रैकेट के सामान के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को उस तरीके से लिखने के प्रोसेस को हम कहते हैं टेकिंग एंटी लॉग। तो हम यहाँ पर अब ले रहे हैं एंटी लॉग, तो क्या आया, क्यू नॉट माइनस क्यू बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, ये आया है। और अब यहाँ से रीऑर्गेनाइज करके अगर मैं Q के लिए सॉल्यूशन दे दूं आपको, तो ये Q आ जाएगा Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये Q के लिए एक्सप्रेशन मिल गई है, मैंने इसको रीऑर्गेनाइज करके लिख लिया, Q के लिए सॉल्व किया, ये एक्सप्रेशन आई है। तो ये हमें चार्ज मिल गया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस एक्सप्रेशन हियर। थोड़ा इसको हम अभी एनालाइज भी करेंगे, वी विल एनालाइज दिस एक्सप्रेशन अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग इस पूरे सॉल्यूशन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा और आप फिर डिस्कशन पर आइए। So erasing all this and now we are going to focus here. यहाँ पर ये सब इरेज करके मैं इस इक्वेशन पर फोकस करने वाला हूँ। इस इक्वेशन में अलग अलग क्वांटिटीज का क्या क्या मतलब है, इस पर जरा डिटेल डिस्कशन हो जाए। फिर से ध्यान रहे, ये इक्वेशन है वो इक्वेशन जिसकी अब बातचीत होने वाली है। इस इक्वेशन का क्या क्या मतलब है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, इक्वेशन ऐसे है, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं एक और तरीके से भी लिखता हूं, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। इसमें ये टाउ जो है ये कहलाता है सर्किट का टाइम कांस्टेंट। ये टाउ जो है ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट है ये। अब ये जो टाइम कांस्टेंट आया है इसका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स ये टाइम कांस्टेंट आप देख सकते हो, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में r इंटू सी है। अभी देखो टाउ और t की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि e की पावर जो है डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ये डायमेंशन लेस है तो टाउ की डायमेंशंस वही हैं जो टाइम की हैं। तो ये टाउ तो ऑफ कोर्स rc के इक्वल है, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि rc की जो डायमेंशंस हैं वो e हैं जो टाइम की हैं। rc इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट की डायमेंशंस
टाइम वाली होनी चाहिए, क्योंकि ई की पावर डायमेंशनलेस होती है। शायद आप जब 11वीं क्लास में थे तो शुरुआत में जब डायमेंशंस का चैप्टर पढ़ाया गया था तो आपको फिजिक्स से डराने के लिए ये कोशिश की गई थी कि इसके डायमेंशन पूछे जाए और कहा जाए कि इसके डायमेंशन बताए दो, और फिर उस समय आपको लगा था कि फिजिक्स समझना एक असंभव काम है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लॉजिकली धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो सारी चीज़ें साफ होती जाती हैं। 11th क्लास के शुरुआत में डायमेंशन खेलते वक्त आपको डराने के लिए ये एक हथियार बनाया गया था, तो आई होप उस समय आप उससे डरे नहीं थे। आई होप देयर वाज समबडी टू टेल यू दैट ये आप सीख जाएंगे आने वाले टाइम में। खैर, ये टाउ आया आरसी। अब देखिए ये टाइम कांस्टेंट टाउ जो है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। जब टाइम जो है टी जो है स्मॉल टी ये टाउ के इक्वल हो जाए, जब टाइम आरसी के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ e टू द पावर माइनस टाउ बाय टाउ आ जाएगा, मतलब e टू द पावर -1 आ जाएगा, और चार्ज फिर कितना हो जाएगा Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय ई हो जाएगा। ये जो 1 माइनस 1 बाय ई होता है इसकी वैल्यू होती है 0.63, तो Q कितना हो गया है 0.63 टाइम्स Q नॉट, या आप कह सकते हो 63% ऑफ Q नॉट। तो जो फाइनल स्टेडी स्टेट चार्ज वैल्यू है उसका 63% पे जब आ जाते हैं तब जो टाइम होता है वो टाइम होता है टाइम कांस्टेंट। सो ये टाउ जो है इट इज द टाइम एट विच चार्ज attains a magnitude equal to 63% of the steady state value। चार्ज जो है स्टेडी स्टेट वाली वैल्यू के 63% पे आ जाता है। स्टेडी स्टेट वैल्यू। ओके, अब ये तो मैंने टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया, थोड़ा ग्राफिकल स्टडी भी कर लेते हैं चार्ज का टाइम के साथ कैसा वेरिएशन हो रहा है। जस्ट क्विक लुक एट ग्राफ्स। तो ग्राफ हम बनाते हैं पहले तो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ, चार्ज Q वर्सेस टाइम T, इसका ग्राफ बना लिया जाए। तो ये ग्राफ कैसा आता है, देखो शुरुआत में 0 टाइम पे चार्ज 0 था और टाइम के साथ बढ़ता गया। आफ्टर ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, और वो जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है वो होती है Q नॉट। राइट, ये स्टेडी स्टेट चार्ज, ये टाइम के साथ चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। जब ये टाइम टाउ हुआ तब चार्ज कितना था, स्टेडी स्टेट वैल्यू का 63%, 0.63 Q नॉट। तो ये टाइम कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जहां रहते हैं वहां हम अक्सर ऐसे उसका एक टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया करते हैं। जहां टाइम के साथ क्वांटिटीज एक्सपोनेंशियली वेरी करती हैं वहां पर इस तरह के टाइम कांस्टेंट्स अक्सर डिसाइड किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। तो ये चार्ज का वेरिएशन है विद पैसेज ऑफ टाइम। इन द सिंपल सर्किट वी डिस्कस्ड, ये टाउ कितना है आरसी है और Q नॉट कितना है CV नॉट है। इन द सिंपल सर्किट वी डिस्कस्ड, बट इफ यू हैव ए मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट उसमें क्या किया जाता है वो भी हम जरा आगे चल के बात करेंगे। पर फिलहाल इसी सिंपल सर्किट की बात आगे बढ़ाते हुए करंट को डिस्कस कर लेते हैं। करंट कैसे आएगा, करंट विल बी करंट I विल बी बेसिकली dq बाय dt। करंट जो है वो है dq बाय dt। तो अगर ये Q है तो करंट क्या आया, देखिए Q नॉट इंटू 1, Q नॉट इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, Q नॉट इंटू e टू पावर माइनस t बाय RC का डेरिवेटिव वो आएगा Q नॉट
e to the power minus t by rc into माइनस 1 by rc, तो माइनस 1 by rc। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन के इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर हम इसका मॉड ले लें तो ये करंट का मैग्नीट्यूड आया। क्यू नॉट कितना था? CV नॉट, तो CV नॉट लिया तो ये आ गया V नॉट बाय R, ये इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट है, इनटू e टू द पावर माइनस t बाय RC, अगेन ये टाइम कांस्टेंट। तो करंट वर्सेस टाइम, ये कैसा ग्राफ बनेगा? इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम, देखो कैसा ग्राफ आता है करंट वर्सेस टाइम के लिए। करंट और टाइम का रिलेशन, करंट स्टार्ट्स एट ए लार्ज वैल्यू V नॉट बाय R, और फिर उसके बाद वो ड्रॉप होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। इवेंचुअली जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो जीरो हो जाता है। कैपेसिटर वाली ब्रांच के अंदर चार्ज आखिर, ये करंट जो है आखिरकार जीरो हो जाएगा ऐसे। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब चार्ज स्टेडी स्टेट अटेन कर लेता है, करंट जीरो वैल्यू अटेन कर लेता है इन द ब्रांच विद द कैपेसिटर इन इट। तो ये चार्ज का और करंट का वेरिएशन हमने देखा इन ए चार्जिंग सर्किट। लेकिन सर्किट ये बहुत सिंपल वाला मैंने लिया जस्ट एज एन एग्जाम्पल, पर अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जिसमें कई रेजिस्टर्स हों, कई बार हो सकता है एक से ज़्यादा कैपेसिटर भी हो सकते हैं, तो उन सर्किट्स में प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है ये देख लिया जाए। तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक बेसिक तरीका तो ये आपके पास है ही, लूप इक्वेशंस लिखिए और सॉल्व कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, सॉल्व हो जाएगी। बट वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल नेचर का नहीं है तो जुगाड़ी तरीके से सॉल्व हो सकता है। वो जुगाड़ी तरीका क्या है ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। तो आइए इधर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि ये फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है फॉर ए कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग सर्किट। तो होपफुली आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Alright. तो देखिए इसमें एक जो एक Q नॉट होता है ये कैसे आता है? Q नॉट होता है C इंटू VTH। TH शायद आपको कुछ याद दिलाए, TH इज अबाउट थेवेनिन्स थ्योरम। ये VTH क्या है? VTH इज Thevenin equivalent voltage of circuit। थेवेनिन्स थ्योरम हम पढ़ चुके हैं इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बताया था आपको। सो दिस इज थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ द सर्किट कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। मतलब जो दो पॉइंट्स कैपेसिटर से कनेक्टेड हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है, उन दो पॉइंट्स के बीच में सर्किट की थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल लीजिए, वो आ जाएगा Q नॉट। और दूसरी चीज ये टाउ, टाउ क्या है? ये है C इंटू RTH। और इसमें ये RTH क्या है? ये है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ
the circuit connected to Thevenin equivalent resistance of the circuit connected to the capacitor. Thevenin equivalent resistance of the circuit which is connected to the capacitor. तो अगर आप ये दो चीजें याद रख लें तो आप कोई भी सर्किट को आराम से हैंडल कर सकोगे। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी क्लैरिफिकेशन आपको अब दूंगा, बट बिफोर दैट क्विक स्क्रीनशॉट सो दैट आई सेव अप द स्पेस फॉर द एग्जाम्पल। तो होपफुली ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इस मेथड का, इस प्रोसेस का। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम ये सारी कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। तो देखो एक एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, इधर ये है एक स्विच, ये है बैटरी जिसका ईएमएफ V0 है, इधर एक रेजिस्टेंस है R रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है, इधर एक और R रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है, और यहाँ एक रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस R है, इधर कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। ये सर्किट आपको दिया गया। तो हमने अब क्या किया, हमने t = 0 पर स्विच को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया गया टाइम = 0 पर। टाइम = 0 पर स्विच ऑन किया। ऑन करते ही सर्किट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग करंट शुरू हो जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ करंट आ गया I1, यहाँ आया I2 और यहाँ आया I3, और कैपेसिटर पर चार्ज Q। 0 टाइम पर ये चार्ज 0 होगा, ये बात याद रखें। तो अब ऐसा है, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये जो I1, I2, I3 हैं और Q है, इनकी वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। तो ये I1, I2, I3 और Q, इनकी वैल्यूज ले रहे हैं। पहले तो लेंगे t = 0 प्लस पे, फिर लेंगे t टेंड्स टू इंफिनिटी पे। ये कैलकुलेट कर लेने के बाद, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद फिर हम टाइम कांस्टेंट टाउ भी कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम ऑन द कैपेसिटर वो कितना आता है। तो ये अगर एग्जांपल आप समझ जाएंगे तो इस तरीके के ज्यादातर क्वेश्चंस को आप हैंडल करना सीख जाएंगे। तो t = 0 प्लस पर कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट, मतलब कैपेसिटर हटा दो, यहाँ एक तार लगा दो जी सीधी सीधी। अगर यहाँ एक सीधी तार है तो ये दोनों पैरेलल में रेजिस्टर्स हो गए, इनका इक्विवेलेंट R/2, इस R/2 के साथ ये R सीरीज में। आई रिपीट, जब ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ एक वायर लगी है, तो ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं ये पैरेलल में हो गए। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट R/2 हो जाएगा। ये R/2 इस R के साथ सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R/2। तो जो ये I1 करंट है ये हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाय इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि है 3R/2। ये है। फिर ये I1 इधर से आ रहा है और दो I2 I3 में बटेगा, डिवाइड होगा। ये दोनों पैरेलल में है इस इंस्टेंट पे t = 0 प्लस पे, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि यहाँ एक वायर लगी है। तो ये दोनों पैरेलल में है और इक्वल है, तो इक्वल रेजिस्टर्स में करंट का डिवीजन भी इक्वल हो जाएगा। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसके दो आधे हिस्से कर दो, आया V0/3R एंड V0/3R। इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, I1 को दो बराबर हिस्सों में बांटा, आपको I2 I3 मिल गए। और 0 टाइम पर चार्ज तो 0 था ही, इनिशियली कैपेसिटर जो है अनचार्ज्ड था। अब t टेंड्स टू इंफिनिटी की भी बात कर लेते हैं। t टेंड्स टू इंफिनिटी पर इन्हीं क्वांटिटीज की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी।
t टेंड्स टू इंफिनिटी पर देखो, t टेंड्स टू इंफिनिटी पर I3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जीरो हो जाता है। अब कैपेसिटर की ब्रांच में करंट हुआ जीरो, तो केवल एक ये लूप रह गया जिसमें करंट है, इस लूप इस डायरेक्शन में, यहाँ तो I3 तो आ ही नहीं रहा है, तो केवल इस लूप में करंट है। इस लूप में करंट है तो इसकी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R है। I1 I2 दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एक ही लूप में करंट है, और वो करंट हो जाएगा V0 बाय 2R। इधर भी V0 बाय 2R। तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये करंट घूम रहा है। अब चार्ज बताना है कैपेसिटर पर इस टाइम पर, इनफाइनाइट टाइम पर। तो ये जो इनफाइनाइट टाइम हुआ है, इस टाइम पर चार्ज कैलकुलेट करना है। मैंने क्या बताया है, इसके अक्रॉस आप थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल लीजिए इस कंडीशन में सर्किट के। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में सर्किट ओपन कर दो, मतलब कैपेसिटर को हटा के ओपन सर्किट इमेजिन कर लो। यहाँ पे टूटी हुई तार है और बी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। इस समय पर ये करंट इस पोर्शन में क्या आ गया है, V0 बाय 2R। इस ब्रांच का करंट जीरो अस्यूम करते हुए बाकी के सर्किट के करंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। बी से चल के अब ए तक आओ और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, वो आ जाएगा VTH। तो VTH देखो कितना आया, बी से चले इधर आए तो क्या आएगा, प्लस I2R, फिर यहाँ जीरो, क्योंकि I3 अब जीरो है। t टेंड्स टू इंफिनिटी पर I3 जीरो है। तो B से चल के आए, इधर क्या आया, I2R। I2 कितना है, V0 बाय 2R। तो V0 बाय 2R I2 इंटू R, ये राइज आ रहा है। कितना आया, V0 बाय 2R इंटू R, I2 इंटू R, ये राइज है। कितना आया, I2 ये रहा इंटू R, कितना आ गया, V0 बाय 2। तो B से इधर चल के आए, V0 बाय 2 राइज आया है, यहाँ कोई चेंज नहीं आया। तो B से A तक V0 बाय 2 का राइज आया। तो VTH कितनी आई, V0 बाय 2। तो ये जो स्टेडी स्टेट चार्ज Q0 होता है, ये कितना आ गया, C V0 बाय 2। ये C V0 बाय 2 आ गया है। अब देखिए टाउ कितना, टाउ की कैलकुलेशन, टाउ होता है C इंटू RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। A और B के बीच में थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो जब दो पॉइंट्स के बीच में किसी सर्किट की, ये पूरा सर्किट जो है, इसकी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गई, ये R और R पैरेलल में हो गए R बाय 2, और ये R बाय 2 इस R के साथ सीरीज में। तो A और B के बीच में इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, वो कितनी आ गई, R बाय 2 R के साथ सीरीज में 3R बाय 2। तो ये आ गया C इंटू RTH। RTH क्या है, 3R बाय 2। ये हमारा टाइम कांस्टेंट आ गया। और अब चार्ज की वैल्यू एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगी, ये जो चार्ज है एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये आएगा Q0 यानी CV0 बाय 2, ये Q0 है, into 1 minus e to the power minus t by tau। टाउ कितना है, टाउ है 3CR by 3RC by 2। तो ये हमें चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल गया। अब आपको अगर करंट भी पता लगाना है कैपेसिटर वाली ब्रांच में, तो इसे डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको करंट भी मिल जाएगा। सो ये हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सीखा और एक बेसिक प्रॉब्लम भी इसके ऊपर की। मे बी इन वन ऑफ द फ्यूचर लेक्चर्स हम और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ऑन चार्जिंग एंड ऑल्सो लेटर ऑन डिस्चार्जिंग एज वेल, बट विल ब्रिंग दिस वीडियो टू एन एंड। ये हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है, charging of a capacitor. Bye bye for now. Keep enjoying your physics.